नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदी नेट अचीवर्स पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो भोलाराम का जीव जो हमारी इकाई 10 है, अन्यगत विधाएं। तो इससे जो मेन क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आज हम इसको देखेंगे और लाइन बाय लाइन इसको पढ़ें भी। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जो भोलाराम का जीव है कहानी, उसका मेन पहले देखते हैं कि जो भोलाराम का जीव है, भोलाराम 5 वर्ष पहले जो है रिटायर हो चुका है, लेकिन उसकी पेंशन अभी तक नहीं मिल पाई है। जो भोलाराम का पात्र है वो 5 साल पहले अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन उसकी जो पेंशन है वो अभी तक उसको नहीं मिल पाती है। मौत के पश्चात भोलाराम की आत्मा यमराज के पास न जाकर ऑफिस में छिपकर अपनी पेंशन का इंतजार करने लगती है। कि जो भोलाराम की आत्मा है वो मरने के पश्चात यमराज के पास न जाकर जो फाइलें हैं दफ्तर की, उन फाइलों के अंदर जाके छुप जाती है ताकि उसको न्याय मिल सके। इसमें जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको दिखाने का प्रयास यहाँ किया गया है कि किस प्रकार से हमारे जो सरकारी कामकाज हैं उनके अंदर किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उस चीज को यहाँ इस भोलाराम का जीव नामक जो हमारी विधा है, एक व्यंग्यात्मक कहानी जो है उसमें दिखाया गया है भाई। तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है, इसमें रिश्वतखोरी पर व्यंग्य किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि जो है जबलपुर शहर का जिक्र इसमें किया गया है। अगर हमसे पूछे कि भाई, क्योंकि अभी तक नेट में इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो आगे जो हमारा एग्जाम है 8 जनवरी को, उसमें प्रबल संभावना है कि भाई इससे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जबलपुर शहर का जिक्र इसमें किया गया है। और जो जबलपुर है उसमें धर्मापुर जो मोहल्ला है उसके अंदर भोलाराम रहता है। भोलाराम का मकान कहाँ है? तो भाई धर्मापुर मोहल्ला जो है जबलपुर शहर के अंदर, उसमें ये उसका स्थान है। नारद की वीणा का जिक्र इसके अंदर किया गया है कि जो नारद जी हैं, जब वो ऊपर से नीचे, जब जो यमराज हैं वो उनको भेजते हैं कि जाओ भोलाराम की जो आत्मा है उसको लेके आओ, तो दफ्तरों के अंदर जब जाते हैं तो नारद की वीणा का जिक्र वहाँ उस जो कार्यालय हैं, दफ्तर हैं, उनके अंदर किया गया है। और जो भोलाराम की उम्र है भाई वो कितनी पूछी बताई गई है? तो 60 वर्ष है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये 2-3 पॉइंट जो है मेन इसके इंपॉर्टेंट थे, जो अब की बार पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें से कोई लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इनको आप याद रखिए। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे कि जो भोलाराम का जीव है कहानी है व्यंग्यात्मक, हरिशंकर परसाई इसके रचिता हैं। ठीक है भाई, हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी जो हैं इसके रचिता हैं। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन हम इसको। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रही थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठ चित्रगुप्त बार बार चश्मा पहुंच, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रही थी। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले दे त्यागी है। तो भोलाराम का जो जीव है भाई वो कितने दिन पहले अपने जो प्राण है वो त्यागता है? तो 5 दिन पहले। ठीक है, और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां तक नहीं पहुंचा कि 5 दिन पहले जो भोलाराम का जीव है उसने भाई देह तो त्याग दी है, लेकिन वो हमारे जो यमलोक में है वो अभी तक उसकी आत्मा नहीं पहुंच पाई है। तो धर्मराज कहते हैं कि धर्मराज ने पूछा, और यमदूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे। ये भाई पात्रों के नाम भी याद रखिए इसमें, चित्रगुप्त। ठीक है, चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह
मेरी चंगुल से छुटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। तो ये देखिए, इसमें व्यंग्य किया गया है कि भाई मेरे हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और रास्ते में वे रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। ये देखो भाई, यहाँ रेलवे के ऊपर जो है व्यंग्य किया गया है कि जो रेलवे के माध्यम से उस समय जो पार्सल वगैरह भेजे जाते थे, तो उसमें इन्होंने कहा है कि लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और वो उसे रास्ते में रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी के लिए तो नहीं उड़ा दिया। कि जो विपक्ष है हमारी राजनीति के ऊपर इसमें व्यंग्य किया गया है कि जो एक नेता है वो दूसरे नेता को किस प्रकार मतलब जो फंसाने की जो प्रयास करता है, उसी तरह कहीं भोलाराम के जीव को भी तो उस चक्कर में ना फंसा दिया गया है। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि आ गए। तो एक नारद मुनि है भाई, ठीक है, नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नर्क में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नर्क में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। देखिए भाई, इसमें भी व्यंग्य किया गया है कि जो ठेकेदार हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, वो किस प्रकार से जो इमारतें तैयार करते हैं, उसके ऊपर भी यहाँ जो है हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग्य किया गया है। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। ठीक है भाई। उसके बाद है ओवरसियर है, जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़प जो कभी काम पर गए ही नहीं। कि जो ठेकेदारी प्रथा है, जो मजदूर काम पे जाता ही नहीं और उसके रजिस्टर में उसकी हाजिरी लगा के उसको जो है पैसा उसका जो है खा लिया गया। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। एक नारद जी हैं भाई, ये पात्र है ना, आप इनको नोट डाउन करते चलिए। मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। अब नारद जी पृथ्वी पर आते हैं तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर में देखकर बताया, भोलाराम नाम था। जबलपुर शहर में धर्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में उसका परिवार रहता था। ये भाई धर्मापुर है, धर्मापुर की जगह। तो धर्मापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे जो है टूटे फूटे मकान में उसके परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के थे और एक लड़की थी। ये भी भाई नोट डाउन कर लीजिए आप। और जो उसकी उम्र है वो है 60 साल। भोलाराम की जो उम्र है वो है 60 साल। और उसकी फैमिली में कौन कौन थे? तो भाई एक उसकी पत्नी थी, 2 लड़के, ठीक है, और एक लड़की। तो कुल मिला के 5 लोग थे। ठीक है, एक भोलाराम, एक उसकी पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की। उम्र उसकी 60 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि
अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसे भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर आकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं? गरीबी की बीमारी थी। ये देखिए भाई कितना बड़ा व्यंग्य है। ठीक है, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। क्योंकि जो भोलाराम है वो रिश्वत देता नहीं है, तो उसकी कोई सुनवाई अभी तक हो नहीं पाई है। तो इसलिए व्यंग्य किया गया है कि उसकी समस्या क्या थी। तो उन्होंने कहा है कि गरीबी गरीबी को उसका जो मेन जो समस्या का केंद्र बताया है। इन 5 सालों में जब सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। चिंता में भाई, जब कुछ आपकी जो इनकम है वो नहीं आएगी तो घर तो चलेगा नहीं, तो सब कुछ उन्होंने बेच दिया। भोलाराम के जो है फैमिली वालों बता रहे हैं, उसकी जो पत्नी है वो कह रही है कि 5 सालों में हमने गहने तक सब कुछ बेच दिए, फिर हमारे बर्तन भी बिक चुके हैं। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी ने उसका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी तो हो सकता है। मेरा मतलब है कि किसी स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक है। यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं है, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद जी सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले ही से कमरे में बैठे बाबू ने उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दर दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा है। देखो भाई कितना बड़ा व्यंग्य किया गया है कि वजन न रखना मतलब रिश्वत, कि उन्होंने रिश्वत नहीं दी, उनकी दरख्वास्तें तो बहुत आई थी। तो आगे कहते हैं कि इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, उन्हें क्यों नहीं रख दिया, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं होती और नहीं दबती। खैर, आप इस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास भेजा। जो आजकल भी भाई हमारे कार्यालयों में आपको जो सरकारी दफ्तर है उनमें देखने को मिलेगा ये चीजें, कि यही घटनाएं जैसे आज भी घटित हो रही हूँ। ठीक है, तो तीसरे ने चौथे के पास और चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूमकर आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। देखो भाई, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। चपरासी सो रहा है क्या? आगे है,
काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्त उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी स्टेशनरी लग जाती है, कि जो टिकट होती है उतनी ही लग जाती है भाई। हाँ, जल्दी भी हो सकती है मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। ये देखिए फिर से व्यंग है। आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, कि जो नारायण की किस जो वाद्य यंत्र है उसका जिक्र किया गया है, तो वीणा का जिक्र इसमें किया गया है। इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है। ठीक है भाई, याद रखिए, नोट डाउन कर चलिए, क्योंकि 90 हमारे से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आजकल। वो बिल्कुल महीन लाइन बाय लाइन अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप उलझ के रह जाओगे। तो जो बाबू की लड़की है वो क्या गाना बजाना सीखती है, तो उसके लिए वो नारायण से अपनी क्या है, वीणा मांगते हैं। यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलेंगे। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाजें आईं, कौन पुकार रहा है? मुझे पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये भाई हमारा भोलाराम का जो जीव है, कहानी है व्यंग्यात्मक। उसमें हमने ये चीजें देखी किस प्रकार से यहाँ राजनीति पर, जो रेलवे सरकारी कर्मचारी हैं उन पर, और जो इंजीनियर हैं हमारे, उन पर सब पर व्यंग्य किया गया है हरिशंकर परसाई के द्वारा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।